10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर आपके सामने है। कक्षा 10 की गणित का मॉडल पेपर आपके इस प्रकार से जारी कर दिया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से। तो आपके जो 10वीं क्लास का जो पेपर है वो सेम इसी प्रकार का आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कक्षा 10 के सभी विषय के जो मॉडल पेपर हैं वो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 10वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। और ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। आपका अपना पेपर होने के बाद में अपना पेपर मुझे इस नंबर पे नाम लिख के फ़ोटो खींचकर अच्छे से अपने PDF भेज सकते हैं 7568350069। और इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का जो पेपर है उसकी बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कक्षा 10 के गणित के अलावा बाकी सभी विषय के पेपर की जो लिंक है वीडियो सॉल्यूशन उनका आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम इसमें देख लेते हैं कि कक्षा 10 का जो गणित का पेपर है वो 2024 का जो पेपर वो किस प्रकार से आने वाला है, जो कि आपके मार्च महीने में होने वाला है। और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी बोर्ड के हिसाब से आएगा, तो ऐसे ही प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके जो होगा वो पूरा पेपर में पहला प्रश्न आपके बहुविकल्पात्मक होगा। और इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि आपके 15 प्रश्न अबसद वाले आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो आपको आगे बताएंगे। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन। फिर आपके 7 क्वेश्चन दूसरे प्रश्न में जो रिक्त स्थान वाले आएंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। 7 प्रश्न जो आएंगे वो आपके 7 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे। और इस बार है जो 10 प्रश्न आपके अति लघुत्तरात्मक आएंगे, जो कि तीसरे क्वेश्चन में होंगे 10 एक एक लाइन के क्वेश्चन। फिर प्रश्न संख्या 4 से लगा के 15 तक ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 12 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के होंगे। तो 12 दूनी 24 नंबर के ये प्रश्न हो जाएंगे। फिर 60 से लगा के 20 तक के जो क्वेश्चन है वो 4 प्रश्न होंगे और चारों क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। 4 12 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 12 नंबर के ये हो जाएंगे। और 21 से 23 तक ये निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे और 3 प्रश्न ये होंगे और ये 4-4 नंबर के होंगे, यानी कि 4-12 नंबर के ये हो जाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी प्रश्नावली में से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको जो संपूर्ण जो सोल्यूशन वहाँ पे मिल सके। तो कक्षा 10 की गणित का जो मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला भाग में खंड अ में आपको पहले क्वेश्चन में जो बहुविकल्पी प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपके 1 से लगा एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से 15 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन अबसद वाले पूछे जाएंगे। तो आइए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और ये पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन है और सबसे आसान है और बार बार पूछा जाता है कि 96 और 404 का आपको मसप ज्ञात करना है। मसप यानी कि आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम यहाँ पे 96 के और 404 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। HCF ज्ञात करना आसान है, जो दोनों में कॉमन होता है और उन्हीं को हम गुणा करके लिख लेते हैं। तो 96 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपके 4 और 8 48 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा इसमें भाग 24 बार। फिर 2 का भाग देंगे 12 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा और 6 में फिर 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से हम 404 में 2 का भाग देंगे तो ये 2 का भाग जाएगा 202 बार। फिर 202 में 2 का भाग देंगे वो 101 बार जाएगा और 101 में 101 का ही भाग जाता है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो अब जो दोनों में कॉमन है, जैसे इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से ये 2 कॉमन है, तो हमारा जो HCF है वो HCF कितना हो जाएगा 2 × 2 और 2 दूनी कितने होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं। तो इसका HCF आपको याद रखना है या निकालना आना चाहिए आपको। 96 और 404 का HCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 आपके ऑप्शन नंबर जो द है उसमें दे रखा है। इस प्रकार से आपको सवाल सोल्व करके इसके उत्तर निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको चौथे ऑप्शन में 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन के जो उत्तर है वो आपको कैसे लिखने हैं, हल करना है। फिर आपको इसकी टेबल बनानी है अपनी कॉपी में और इसमें आपको 1 से 15 तक के क्वेश्चन के नंबर लिख लेने हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ऐसे आपको 15वें क्वेश्चन तक आपको ये सारे क्वेश्चन लिख लेने हैं। फिर आपको पहले में जैसे 10 सही तो इसमें पहले में आपको 10 भरना है। दूसरे में जो भी सही होगा, जैसे दूसरे में मान लो ये आपके माइनस के 15 आंसर होंगे, तो इसमें मान लो ब सही है तो इसमें आपको ब भरना है। ऐसे आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 1 से 15 तक के क्वेश्चन लिखने हैं।
तो आसान रहेगा और चेक करने में भी बहुत ही कठिनाई इसमें नहीं रहती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक ए और बी है तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है। यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? ये होता है सी बटा ए। अब सी का मान कितना है? सी का मान माइनस के 15 है। ये ए बराबर इसमें 1 है, बी बराबर माइनस के 2 है और सी बराबर है इसमें माइनस के 15। तो इसमें सी का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 15 और ए का मान कितना है? 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि ए इंटू बी कितना होगा? माइनस का 15। आपके ऑप्शन नंबर सेकंड जो ब ऑप्शन है उसमें दे रखा है ए इंटू बी बराबर माइनस के 15 आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे हर सवाल को आपको हल करके उत्तर निकालने पड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 का औसत ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी की योग करेंगे, जोड़ करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और इसमें फिर कितनी संख्या है? ये 5 संख्या, फिर 5 का भाग दे देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो पहले 5 ये संख्याओं की जोड़ कर लेते हैं। तो ये जोड़ हो जाएगी 5 और 6 और 4 10 और 5 15 और 5 20। तो इसकी जोड़ कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी और 20 में 5 का भाग देंगे तो ये उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन स में दे रखा है। तो ऐसे आपको सवाल को हल करके इसमें आपको औसत ज्ञात करना है। तो औसत या माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या होती है उनका भाग दे देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर स 4 आंसर हो जाएगा। देखो, मैं आपके सभी विषय के पेपर अपलोड कर रखे हैं। आप सभी के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप सभी विषय के पेपर देख सकते हैं। साथ ही आपके सभी विषय के जो भी आपकी डेस्क वर्क आएगी, डेस्क वर्क जो भी आपके एक्सेलेंट है या संजीव है, इन सभी की वीडियो सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना और बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि 2x + y बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा? तो x और y का ऐसा क्या मान रखिए कि उसके जोड़ बाकी करने के बाद में 6 आ जाए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से इसको चेक करते हैं। तो ऑप्शन से मान लो यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखें और y की जगह पे भी 2 लिखें, या फिर 1 और 2 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 2। तो 2 एकम 2 और 2 4 ही होगा। ये तो नहीं आएगा। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 + 1। तो ये आपके 4 और 1 5 ही होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 2 × 2 वाला। तो 2 × 2 + 2, 2 दूनी 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 + 2 बराबर 6 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपके ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। x का मान भी 2 रखेंगे और y का मान भी 2 रखेंगे तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सभी विषय के मॉडल पेपर आपको PDF के रूप में अपने ऐप में उपलब्ध है, तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इनका सभी का वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध करवा रखा है। तो आप जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें आपको समांतर श्रेणी का पहला पद दे रखा है 6 और सारांतर दे रखा है 3। इसकी समांतर श्रेणी बनानी है। तो पहला पद दे रखा है और अगर आपको सारांतर दे रखा है तो दूसरा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद 6 हो जाएगा। अब फिर 6 में 3 जोड़ेंगे, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 12। 12 में 3 जोड़ेंगे 15। तो 6 9 12 15 इसका आंसर हो जाएगा। 6 9 12 15 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है? कौन से जो सिमेट्री जो क्राइटेरिया नहीं है? तो देखो, इसमें भुजा और भुजा होती हैं और भुजा कोण भुजा भी होता है, लेकिन और ये कोण भुजा ये वाला इसमें नहीं होता है। तो इसका जो उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। कोण भुजा वाला इसमें नहीं होगा। बाकी कोण भी होता है। अगला प्रश्न फिर आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिए गए बिंदु के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। इन दोनों की इसमें मान लिखेंगे। ये x1 और ये y1 है और ये वाला x2 और y2 है। x1 का मान 4 है और x2 का मान 0 है। तो 4 + 0 बटे 2 और ये y1 का मान 0 है और y2 का मान 4 है और बटे में 2। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 और 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 2,2 इसका आंसर होगा। आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखा है 2,2।
तो इस प्रकार से आपको मध्य बिंदु निकाल लेना है। मध्य बिंदु का सूत्र भी आपको याद करना है, और किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, वाई अक्ष की दूरी, वो भी आपको मैं अलग से समझाऊंगा। अगला प्रश्न है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। यदि कोस A बराबर 3/5 हो तो साइन A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और इसमें आपको ये दे रखा है, ये कोण त्रिभुज AB और ये C है। इसमें कोण भी 90 डिग्री का है, समकोण है, ये दे रखा है। इसमें कोस A बराबर आपको 3/5 दे रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो जो लाल कक्का वाली टेबल है वो याद करनी है, LAL KKA, लाल कक्का। तो ये साइन है, ये कोस है। तो कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें ये तो 3 तो है इसमें आधार, और ये 5 क्या हो जाएंगे, कर्ण हो जाएगा। तो इसमें कर्ण, लंब और आधार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, ये तो होता है इसमें कर्ण, सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने तो कर्ण होती है, तो ये तो हो जाएगी इसमें आपके कर्ण। और ये कोण जो है वो आपको कोई नहीं दे रखा, इसमें A है, तो कोण A जो है वो ये ले लेंगे। तो कोण A के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा। तो इसमें लंब और आधार कितना दे रखा है, तो लंब का मान तो इसमें दे रखा है, अच्छा लंब का मान ज्ञात करना है, और आधार का मान इसमें 3 दे रखा है। तो ये 3 हो जाएगा, और ये वाला 5 हो जाएगा। तो फिर लंब ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि साइन जो है उसमें आपको लंब बटा कर्ण चाहिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें हम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो लंब का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण की जगह 5 लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार की जगह पे 3 का स्क्वायर बराबर प्लस में जो लंब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये प्लस के 3 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 बराबर लंब स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो 16 बराबर लंब स्क्वायर, जिनकी लंब बराबर अंडर रूट 16 बराबर 4 आ जाएगा। तो लंब का मान कितना है इसमें 4। वैसे आपको ये याद रखना है कि कर्ण अगर इसमें 5 है तो लंब और आधार इनमें से जो एक उत्तर 3 और 4 होता है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें हम आगे इसको अनुपात में लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये कोस दे रखा था, और हमको इसमें याद करना है साइन। तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब का मान कितना है, लंब का मान तो है इसमें 4, और इसमें कर्ण का मान कितना है 5। तो इसका जो उत्तर है वो 4/5 आएगा। तो 4/5 आपके ऑप्शन ब में दे रखा है। आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, फिर इसका जो उत्तर आपको निकालना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है ये, कि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो उत्तर होता है वो हमेशा 45 डिग्री आंसर आता है, ये आपको याद रखना है। ये 45 डिग्री क्यों आता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो मीनार है उसकी छाया दोनों बराबर हैं। तो ये लंब और आधार ये जो दोनों होते हैं, जैसे ये लंब है और ये आधार है, तो ये 10 में होता है। अब लंब का मान भी मान लो 1 मीटर है, आधार का मान भी 1 मीटर। तो tan थीटा में जो tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान 1 और आधार का मान भी 1, तो tan थीटा बराबर जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। अब tan थीटा में 1 किसका मान होता है, तो tan 45 का जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है। तो tan से tan तुलना करने पर कैंसिल हो जाएंगे, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपकी ये 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। ये जो 10 है इसको कहते हैं निम्न सीमा, इस 10 को कहा जाता है निम्न सीमा, और ये जो 25 इसको कहा जाता है ऊपरी सीमा। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो होता है ऊपरी निम्न सीमा या निचली सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इसका सूत्र होता है, और बटे में होते हैं 2। तो निम्न सीमा का मान कितना है 10, और ऊपरी सीमा का मान कितना है 25। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 25 35 हो जाएंगे, और 35 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा आपके 17.5। 17.5 आपके ऑप्शन नंबर जो स है इसमें दे रखा है, तो इसका उत्तर आपके स ऑप्शन हो जाएगा। इसमें निम्न सीमा पूछते तो हम 10 करते हैं, ये 10 क्या है इसकी निम्न सीमा है। अगर ऊपरी सीमा पूछे तो ये 25 हो जाएगा, और वर्ग अंतराल पूछे
तो और वर्ग अंतराल के लिए ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं। तो 25 में से 10 को घटाएंगे तो फिर इसका उत्तर 15 आएगा। तो जैसा प्रश्न पूछे फिर आपको उत्तर भी वैसा ही करना है। तो इसमें तो वर्ग चिन्ह पूछा गया है, वर्ग चिन्ह को मध्यमान भी कहा जाता है, इसी वर्ग चिन्ह को मध्यमान भी कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। तो वृत्त के व्यास के सिरों पर जब भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। ये वृत्त है और ये इसका व्यास है। व्यास जो होता है वो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है। तो यहाँ पर ये वृत्त है और वृत्त का ये व्यास है। इसके सिरों पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। तो ये जो रेखाएं ये आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 7 सेमी भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोले का अधिकतम जो व्यास है वो कितना हो सकता है। मान लो कोई ये एक वर्ग है, ये है 7 सेंटीमीटर का, ये वर्ग है 7 सेंटीमीटर का। अब इसके ऊपर कितना बड़ा गोला बना सकते हैं, तो इसका जो व्यास होगा वो इतना ही होगा कि जो ये जो व्यास है वो कितना होगा, जितना ये वाली लंबाई होगी, तो ये इसका व्यास हो जाएगा। ये मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो इस गोले का जो व्यास है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी आपके 7 सेंटीमीटर ही होगा। इसका उत्तर आपके 7 सेंटीमीटर आएगा। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का जो मान है वो कितना होता है। वृत्त का प्रत्येक चतुर्थांश, ये वृत्त है और ये वृत्त आपके सामने, और इसमें इसका जो प्रत्येक चतुर्थांश है इसका कोण ज्ञात करना है। तो वृत्त को 4 भागों में बांटते हैं, तो यहाँ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि इसमें 4 90 डिग्री बनेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएंगे। वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आधे वृत्त में 180 डिग्री का होगा, पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक कोने पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपके समकोण हो जाएगा। कितना आंसर आएगा आपके, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब पासे के ऊपर अंक ही 6 1 से लगा के 6 तक होते हैं, तो 6 से बड़ा अंक तो आ ही नहीं सकता एक पासे को एक बार उछालने पर। तो फिर अपना जो अनुकूल परिणाम है वो कितना हो जाएगा, 0, और कुल परिणाम है 6, तो 0/6 उत्तर आपके 0 हो जाएगा। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। ये असंभव घटना कहलाती है कि आप इससे बड़ी संख्या लानी है, 6 से बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती, तो इसका उत्तर 0 होगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये, समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करने के लिए इसका जो पहला पद है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहला पद क्या है इसमें, तो पहला पद है आपके इसमें -3। पहला पद कितना है, a बराबर -3। फिर इसमें आपको d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो d के मान के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो d बराबर क्या होता है, a2 - a1। a2 यानी कि दूसरा पद कितना है, -1/2 माइनस इसमें पहला पद कितना है, -3। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। लघुत्तम लेंगे इनके तो लघुत्तम 2 आएंगे, और इसमें 2 का भाग देंगे 2 में एक बार, 1 को -1 से गुणा करें तो -1, बीच में प्लस 1 का भाग 2 बार, और 2 को 3 से गुणा करें तो 6। तो उत्तर आएगा आपके प्लस के 5/2। तो डी का मान कितना आएगा, 5/2। और इसमें n बराबर कितना है, n बराबर आपके 11 है, क्योंकि 11वां पद ज्ञात करना है। फिर हम इसमें nवां पद का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 × d। तो पहला पद कितना है, पहला पद तो -3, प्लस n का मान कितना है, 11 - 1 × d का मान कितना है, 5/2। अब फिर आपको इसमें आगे हल करना है, -3 प्लस 10 में से 11 में से 1 गया तो 10 × 5/2। 2 के पारे से 10 को काटेंगे 5 बार, तो ये आएगा -3 प्लस 5 × 5 = 25। 25 में से हम 3 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपके +22। तो +22 आपके ऑप्शन जो फर्स्ट है इसमें दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके 22 आंसर हो जाएंगे जो कि आपके इसमें दे रखा है। तो ये तो आपके 15 क्वेश्चन हुए। 15 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से हल करके प्रत्येक का उत्तर आपको निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन को आपको अच्छी प्रकार से हल करना पड़ेगा। अब हम आपको इसका जो भाग ब है जिसमें आपको रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो ये रिक्त स्थान के जो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम इस वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। अब तो दूसरे क्वेश्चन में आपके 7 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे।
और सभी एक एक नंबर के होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके इस प्रकार है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो इसमें पहला पद क्या होता है, शुरू का नंबर। तो शुरू का नंबर तो इसमें 3 है, तो प्रथम पद 3 हो जाएगा। सार्वंतर कितना है, तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं, d बराबर a2 - a1 हो जाता है। तो a2 कितना है दूसरा पद, इसमें 1 है और a1 कितना है 3 है। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 इसका उत्तर होगा। तो सार्वंतर कितना आएगा, इसमें -2 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फिर आपकी ये कि कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का हल ज्ञात करना है। ये एक सर्व समीका भी है। सर्व समीका क्या है, सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इसका उत्तर 1 होता है। ये एक उत्तर कब आता है, जब थीटा का मान बराबर हो, एक तरफ साइन एक तरफ कोस हो और दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में प्लस हो। थीटा का मान सेम है, एक तरफ साइन एक तरफ कोस है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में प्लस है। इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। और वैसे इसको हल भी कर सकते हैं, इसका उत्तर वैसे भी 1 ही आएगा। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का जो मान है वो होता है जो साइन 30 का होता है वही कोस 60 का होता है। साइन 30 का होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 और 3/4 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर 4/4 आएगा। 4/4 यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको 1 लिख लेना है। और वैसे भी ये सर्व समीकरण वो भी याद रखनी है। एक शंकु की त्रिज्या ये r बराबर 6 सेंटीमीटर है और h बराबर 8 सेंटीमीटर है। इसकी आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई L का जो सूत्र होता है वो होता है √r² प्लस h²। r का मान कितना है, r का मान तो 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे और h कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100। 100 किसके वर्ग होते हैं, तो 100 10 के वर्ग होते हैं। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा आपके 10 आएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है, माध्यक ये होता है m बराबर ये हो जाएगा L + n/2 -c/f और गुणा में h, ये इसका सूत्र कहलाता है, सूत्र होता है। अगला प्रश्न है ये 5वां, इसमें उस प्रश्न का मान लिखना है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो घड़ी के मिनट की सुई हमेशा याद रखना 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 6 डिग्री। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, जबकि जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो इसका उत्तर यहाँ पे 0 बनना है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन एक एक लाइन के यानी कि रिक्त स्थान वाले थे, तो वो आपको 7 ही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे नंबर आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जो ढंग से तैयारी करेंगे तो आपके 80 में से 80 नंबर भी ला सकते हैं। अगर आपका टारगेट 80 में से 80 हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए अच्छी प्रकार से तैयारी और यहाँ पे करवाने वाला हूँ कुछ निश्चित स्टूडेंट को। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके जो गणित में 80 में से 80 नंबर आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको एक अलग ग्रुप में शामिल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके अति लघुतरात्मक आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के, तो 10 ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखना है। तो पहले आपको 1260 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 1260 यहाँ लिखेंगे 1260, फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 12 में 6 बार जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा तो ये 0, 630 हो जाएगा। फिर 630 में 2 का भाग देंगे तो 6 में जाएगा आपके 3 बार और यहाँ पे 3 में जाएगा 1 बार, 10 में जाएगा 5 बार, 315 बार। अब 315 में वापस भाग देंगे, 2 का तो नहीं जाएगा, इसमें भाग देंगे 3 का, तो 3 का चला जाएगा क्योंकि 5 और 6 और 3 9, तो 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार और 1 में नहीं जाएगा तो 0, फिर 15 में जाएगा 5 बार, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग देंगे 10 में 3 बार और 15 में 5 बार, 35 में जाएगा आपकी 5 का भाग, वो 7 बार जाएगा और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। अब इस आपको इनको घात के रूप में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1260 बराबर
2 कितनी बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनको घात के रूप में लिखना है। तो 2 की घात तो आ जाएगा 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। ये इसका क्या है, घातांक रूप है, घातांक रूप। अगर आपको इसमें घातों का योग पूछे, घातों का योग, तो आपको ये 2 + 2 + 1 + 1 की जोड़ करनी। ऊपर जो आपको ये घातें दिख रही है इनकी जोड़ करनी है ये, लेकिन ये जब आपको योग पूछे तब करना है, घात रूप में आपको ऐसे ही लिखना है। अगला प्रश्न आपके हैं कि यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 3 लिखना है। शून्य का मतलब क्या होता है, वो उसको शून्य कर देगा, तो x की जगह पे 3 लिख के इसको बराबर में 0 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके x की जगह पे कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर + 3 + k, शून्य के तो इसका उत्तर शून्य आएगा, उसको हल कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 × 9 + 3 + k बराबर में 0। तो ये हो जाएगा आपके 2 9 में 18, 18 और 3 + k बराबर 0। 18 और 3 कितने हो गए, 21 + k बराबर 0। तो k का जो मान है वो कितना आ जाएगा, k बराबर -21। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रश्न सोल्व करना पड़ेगा और फिर सोल्व करके आंसर निकालना है। अगला प्रश्न है फिर आपके ये कि 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, तो इसको आपको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपये और पेन का मूल्य y रुपये है। ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि जो पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य वो कितना है, पेंसिल का मूल्य है आपके x रुपये, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और पेन का मूल्य कितना है, y रुपये है। तो फिर प्रश्नानुसार 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 54 रुपये। तो 9 को गुणा करना पड़ेगा पेंसिल का जितना मूल्य है उससे, तो 9 इंटू x प्लस फिर पेन का मूल्य क्या है, y रुपये, तो 8 इंटू y, तो 8y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके 54 आएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण आपको यहाँ पे निकाल के लिखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको ये दे रखा है कि यदि चित्र में DE समांतर हैं BC के, तो आपको AE और EC का जो अनुपात है वो दे रखा है, वो कितना है, 3:2 है। और AD की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, वो 2.7 सेंटीमीटर है। तो आपको DB की लंबाई ज्ञात करनी है। ये याद रखना है, थेल्स प्रमेय से जब एक त्रिभुज की भुजा की अन्य भुजा समांतर होती हैं तो उसको बाकी के जो बराबर भुजा होती हैं, शेष भुजा, उनको बराबर अनुपात में बांटती हैं। तो ये अगर इसके समांतर है तो इसको बराबर अनुपात में बांटेगी। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, AD/DB बराबर AE और बटे में क्या लिखेंगे, EC। फिर AD का मान कितना है, 2.7 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2.7 से। तो 2.7 DB का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम DB ही लिखेंगे बराबर AE कितना है, 3 और EC कितना है, ये आपके 2 हैं। तो DB का मान ज्ञात करना है तो हम इसे यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 2 × 7 × 2 हो जाएगा और बटे में ये 3 आ जाएंगे, बराबर में कितने हैं हमारे, ये DB। तो यहाँ पे हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ये फिर इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा करें तो ये 54 हो जाएगा, 2.5 और बटे में 3 बराबर DB। 3 का भाग देंगे 54 में, 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 एकम 3 दशमलव और 3 8 24, तो 1.8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो DB बराबर कितना आ जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। तो ये आपको पूरा सोल्व करके इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ये तो दे रखा है आपको सवाल में, ये भी दे रखा है, तो इसका मान आपको इस प्रकार से हल करके निकाल लेना है। फिर आपके अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु की x अक्ष से दूरी लिखनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो x अक्ष से दूरी हो तो आपको y का मान लिखना है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान लिखना है। इसमें x अक्ष से दूरी पूछी तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, x अक्ष से दूरी बराबर हो जाएगी आपके 4 इकाई। क्या हो जाएगी आपका आंसर, इसमें 4 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन है, 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र लगेगा 4πr²। 4πr², तो इसमें हम मान लिखेंगे 4 × पाई का मान 22/7 × r का मान 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 × 14। 7 के बार से 14 कटेगा 2 बार। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 22 चौक 88, और 88 को हम 2 से गुणा करेंगे, तो 88 को वापस 2 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16 और 1 17, 176। 176 × 14, 176 को 14 से गुणा करके जो आंसर आएगा वही अपना इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इसको गुणा करें तो आपका आंसर 24 64 इसका आंसर आ जाएंगे। और वो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपकी ये अगला प्रश्न है कि एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको, वो है 11 सेंटीमीटर, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 968 सेंटीमीटर वर्ग सेमी। तो बेलन के आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहले तो आपको बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय जो सूत्र होता है वो होता है 2πr/h। सूत्र क्या होता है इसका 2πr/h। और ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 968। यहाँ लिख लेंगे हम 968। अब 2 पाई और इन सभी के मान लिख लेते हैं। तो 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान ज्ञात करना है, इंटू h का मान कितना है 11 है, बराबर में कितना है 968। तो r का मान ज्ञात करने के लिए बाकी सबको यहाँ से हटा देंगे। तो r बराबर ये 88 × 7 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 2 × 22। 2 × 22 कितना हो गया 44 × 11। तो 44 के पार से ये कट जाएगा आपके यहाँ पे 88 2 बार। ठीक है, तो 2 × 7। तो यहाँ पर हम r का मान निकालें तो r का मान 2 7 14/11 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया है जो 2√3 मीटर लंबी है, तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसका चित्र बनेगा, पहले आपको चित्र बना लेना है। ये मान लो 6 मीटर ऊंचा खंभा है, और इसकी जो छाया है वो 2√3 मीटर है। ये 6 मीटर है, ये 2√3 मीटर है। इसका आपको कोण ज्ञात करना है। तो ये जैसे A B और C, यहाँ पे कोण है तो कोण के सामने लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है इसमें 6, तो थीटा ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे आधार का मान 2√3। 2 के पार से कटेगा आपके 3 बार। अब आपको ये 3/√3 है, इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा आपके tan थीटा बराबर 3 को क्या लिखेंगे √3 × √3, √3 × √3 और बटे में √3। अंडर से √3 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा √3। अब आपको सारणी में से मान देखना है कि ये जो √3 है वो किसका मान होता है। तो सारणी में से जब मान देखेंगे तो tan 60 का जो मान है वो क्या होता है √3 होता है। तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का जो मान है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो हर क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है, ताकि आपके जो गणित में है वो पूरे नंबर प्राप्त हो सके। और आपकी यहाँ पे पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे प्रकार से नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न ये 10वां ये कि एक 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल का, ये 20 मीटर ऊंचा एक नदी का पुल है, और इसका जो अवनमन कोण है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री है। अवनमन कोण जो होता है वो ये वाला कोण कहलाता है 30 डिग्री। और मान लेते हैं यहाँ पे एक नाव है, ये वाला जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। और नाव को पुल तक पहुँचने में, ये यहाँ पे एक नाव है और ये यहाँ पे ये पुल है, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी तय करनी पड़ेगी वो ज्ञात करना है। तो ये हम मान लेते हैं वो इसका आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें आधार। और इसका लंब जो है वो इसमें दे रखा है वो कितना है 20 मीटर है। यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण बनता है ये एकांतर कोण होता है और ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 30 ही बनेगा। तो इसमें आपके थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री और लंब का मान दे रखा है इसमें आपके 20 मीटर। तो आपको इसमें आधार ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार tan में ही होता है। तो थीटा का मान कितना लिखेंगे 30 बराबर लंब कितना है, लंब है 20 और आधार हमें ज्ञात करना है। आधार हम ज्ञात करेंगे।
इसमें tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और बराबर में क्या आएगा 20/आधार। आधार ज्ञात करें तो क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा √3 × 20 यानी कि 20/√3 इसका आंसर होगा। 20/√3 मीटर इसका आंसर है। तो इस प्रकार से इसका जो खंड स है इसमें आपके 10 ही क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन 10वें के 3 ही। फिर हम आपके खंड ब में जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। लघुतरात्मक क्वेश्चन में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 12 × 2 करेंगे तो 12 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 24 नंबर के क्वेश्चन आपके खंड ब में आने वाले हैं। तो इसमें एक पहला प्रश्न तो ये है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो क्वेश्चन आपको रट के याद कर लेना है, कैसे भी करके ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाएगा। ये तो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो ये जो सिद्ध करने वाला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सवाल आपको याद कर लेना है या फिर इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। यहाँ पर संख्या चेंज करके कुछ भी पूछ लेंगे, जैसे √ आपको 5 पूछ लेंगे, √2 पूछ लेंगे, √3 पूछ लेंगे, √7 पूछ लेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो आइए एक सवाल को हम यहाँ पे सिद्ध करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे √5 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 हो 5 हो 3 हो, केवल यहाँ पे 2 की जगह पे 5 कर रखा है। बाकी पूरा सवाल यहाँ पे जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5 कर देंगे, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2 कर देंगे। बाकी पूरा जो सवाल है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस इतना सा ये आपको अंतर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 जगह आपको इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, बाकी पूरा यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेंगे कि मान लेते हैं कि इसके उल्टा कि माना कि √2 है वो एक परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकेंगे। किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो हम याद रखते हैं। परिभाषा वही इसमें आपको लिखनी है। ये लिख लेंगे हम √2 बराबर P/Q। तो यहाँ पे P/Q बराबर क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा। यदि P और Q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके अगर यहाँ पे P और Q दोनों आपके जिसका कॉमन है वो √5 को भाग करिए, यानी कि √2 को भाग करके A/B के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो A और B जो क्या होगी वो एक सहअभाज्य संख्या होगी, यानी कि इनका जो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर A और B क्या है सहअभाज्य संख्या है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा A/B। ठीक है, A/B है तो उसमें हम B को √2 से गुणा कर लेंगे, तो √2 × B हो जाएगा बराबर में A हो जाएगा। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 2B बराबर 2B² बराबर A का स्क्वायर। यहाँ पर ये साफ है कि B² का मान ज्ञात करना है, तो आपके A² में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 2² में A का भाग जाएगा, यानी कि A² में आपके 2 का भाग देंगे तो B² के बराबर आएगा। जबकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि A और B तो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका A और B का केवल HCF, यानी कि इसमें केवल एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग इसमें नहीं जाता है। जबकि यहाँ पे तो A² में 2 का भी भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 2 का जो भाग है वो A² को विभाजित करता है, तो वो A को भी विभाजित करेगा। अगर किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या का भाग जाता है तो उसकी संख्या में भी जो 2 का भाग पूरा जाएगा। तो जैसे 2 का वर्ग है 4, अगर 4 में 2 का भाग जाता है तो 2 में भी 2 का भाग जाएगा, ऐसे। तो A² में 2 का भाग जाएगा तो उसमें A में भी 2 का भाग जाएगा। तो हमने जो सोचा वो बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो जो कि गलत है, विरोधाभासी भी लगता है। तो √2 है एक आपके अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे आपको सिद्ध करके लिख लेना है। अगला प्रश्न फिर आपके पांचवें क्वेश्चन में एक बहुपद दे रखा है और उसके शून्य दे रखे हैं। आपको शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्यता जांच करनी है। इसमें अल्फा और बीटा का मान उसमें दे रखा है। अल्फा बराबर 3/2 है और बीटा बराबर कितना है -1/3 है। ABC के मान यहाँ पे लिख लेते हैं। A बराबर 6 है, B बराबर -3 है और C बराबर -7 है। अब फिर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाएगा -B/A।
इन दोनों को हम यहाँ पे मान लिख के हल करते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर में माइनस बी का मान कितना है -3, यहाँ पे आ जाएंगे -3, तो माइनस माइनस प्लस के 3 और बटे में ए का मान कितना है आपके 6। तो ये तो हो जाएगा आपके 1/2। ठीक है, इसका उत्तर 1/2 आएगा। इधर हम इनको हल कर लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। 2 का भाग देंगे 6 में, वो 3 बार जाएगा और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। फिर ये प्लस माइनस, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आपके 2 आ जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे, 1 मिनट वापस करते हैं, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएंगे, 2 को 1 से गुणा करें तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, तो 7/6 आ रहे हैं, जबकि इधर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो संबंध सत्य नहीं है। ऐसे ही आपको जो अल्फ़ा इंटू बीटा करके भी देख लेना है C/A। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 इंटू बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर C का मान कितना है -7 और A का मान कितना है +6। तो इनको गुणा करेंगे तो -3 से +3 कट जाएंगे, ये ऊपर नीचे तो, और -1/2 बराबर कितना है -7/6। ये भी बराबर नहीं है, तो संबंध आपके सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आपके ये छठा, समीकरण निकाय x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0, इसको हल करना है। हल करने के लिए इनको हम विलोपन विधि से प्रतिस्थापन या फिर आपके ग्राफिक किसी भी विधि को हल कर सकते हैं। केवल हल करना है तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो विलोपन विधि के लिए ये x - y + 1, इसमें x और y की तुलना करते हैं। इसमें x 1 है और इसमें 3x है, इसमें 1 है और इसमें 2y है। तो विलोपन विधि के लिए अगर सेम निशान है तो इनको हम जोड़ लेते हैं, और इसमें सेम निशान है तो इनको हम घटा लेते हैं, और अलग अलग निशान है तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो अगर हम x की तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम इसमें जो घटाएंगे, और y की तुलना करेंगे तो इनको हम जोड़ेंगे। बराबर तो गुणांक किसी का नहीं, तो हम इसको गुणांक को बराबर बनाएंगे। यहाँ पर x को 3 बनाएं या फिर y को 2 बनाएं, तो हम क्या करते हैं y को 2 बना लेते हैं। इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 2x - 2y + 2 बराबर 0। इसको हम फिर यहाँ पे मान लिखेंगे इनके, तो कितना आ जाएगा ये 3x + 2y, तो ये आएगा आपके 3x + 2y और माइनस में 12 और बराबर में 0। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2y से 2y कट जाएगा, और ये कितने हैं 2x और 3x 5x हो जाएंगे, प्लस के 2 और माइनस के कितने हैं ये 12, तो ये बचेंगे -10 बराबर 0। तो 5x बराबर -10 इधर आएंगे तो प्लस के x 10 हो जाएंगे। x बराबर आपके आएगा 10/5, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये जो x का मान है उसको किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 2 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके, इसका पूरा हल करेंगे इसको, तो ये अब आपके आ जाएगा यहाँ पे, जैसे x की जगह पे 2 - y + 1 बराबर में 0, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 3 - y बराबर 0, माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y, तो y बराबर कितना आ गया आपके 3। x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका आंसर है। ये उत्तर सही गलत है, इसमें x y के मान लिख के इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल आपके साथ ये कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें AB समांतर है CD के, इसका विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें दर्शाना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो ये जो सिद्ध करने वाला सवाल है मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। आप अभी जो इस वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हैं। तो ये आपके 7वीं प्रश्नावली का सवाल है। x अक्ष पे ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक ऐसा बिंदु मानना है जो कि x अक्ष पे स्थित है। x अक्ष पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होता है, इसको हम P मान लेते हैं। तो जितनी दूरी ये A से P के बीच में होगी उतनी दूरी P से B के बीच में दूरी होगी, यानी कि AP बराबर क्या आएगा PB आएगा। फिर हम इसको दूरी सूत्र लगा के इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि बिंदु ये जो P है x, 0
ए और बिंदु बी से मिलने वाले रेखाखंड से समदूरस्थ बिंदुओं पे स्थित हैं। तो ये अगर समदूरस्थ है तो प्रश्नानुसार ये जो है ए पी है उसका मान इस पी बी के बराबर आएगा। फिर हम यहाँ पे ए पी और पी बी का मान ज्ञात करेंगे, वो भी दूरी सूत्र लगा के। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से पी बी का भी हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो मान है वो x1 और y1 का हो जाएगा, ये वाला मान x2 और y2 का हो जाएगा। तो इसके लिए हम x2 y2 के मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम x2 और y2 के मान। x1 y1 के मान, x2 y2 के मान यहाँ से लिखेंगे। x2 कितना है x और x1 कितना है 6 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस और y1 है हमारे 5 स्क्वायर बराबर। अब जो इसका दूसरा वाला है इसको भी हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मान है वो हमारा x1 और y1 हो जाएगा अब, और ये वाला मान अब हमारा x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 का मान pb के लिए -4 है, फिर माइनस x1 के लिए कितना है x है, तो ये हो जाएगा x1 -4 माइनस x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको सोल्व करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12x और प्लस 5 में से 0 में से 5 गए तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर। सेम इसी प्रकार से ये इधर भी लिखना है ये। तो 4 चौक 16 प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4 दूनी 8x और प्लस में कितना आ जाएगा, ये 5 में से 0 गए तो 5 और 5 का स्क्वायर 25। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से इस अंडर रूट को हटाना है। तो दोनों तरफ अंडर रूट हटाने के लिए एक लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्गमूल नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब अगले स्टेप में, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 36 और माइनस में 12x और प्लस में 25 बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 8x और प्लस में 25। जो संख्या कटती है उनको काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर ये 25 से 25 कट जाएंगे, बचे हुए क्या है 36 और 16 और माइनस के 12x और प्लस के 8x। तो माइनस के 12x को उधर ले जाएंगे और ये प्लस के 16 को इधर ले आएंगे। तो इधर बचेगा हमारा ये 36 माइनस 16 बराबर 8x और प्लस में 12x, 8 और 12 20 हो जाएंगे। और यहाँ पर 36 में से जो 16 माइनस होंगे तो यहाँ पे 20 बचेंगे। तो यहाँ पे बचेगा आपका 20x बराबर 20। तो x बराबर कितना आएगा 20/20। तो x का मान कितना आया 1। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या माने हमने x, 0, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे P1, 0। इस प्रकार से आपको जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपके ये किसी त्रिभुज में ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण भी 90 है, तो साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें B 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने वाला ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। इससे हमें एक तो साइन C का मान ज्ञात करना है, साइन A का मान, और एक साइन C का मान ज्ञात करना है। तो दोनों के लिए हमें यहाँ पे लंब बटे कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब तो इसमें आपके दे ही रखा है, कर्ण का मान इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। कर्ण के लिए जैसे हम साइन A को ले रहे हैं तो इसमें साइन C ले रहे हैं, तो C के सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो इसमें
कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है, 7 है तो 7 का स्क्वायर, और लंब कितना है 24 है तो 24 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है 625, तो ये आ जाएगा आपके कर्ण बराबर √625। तो कर्ण का मान कितना आएगा आपके इसमें 25 सेंटीमीटर, 25 का इसका आंसर आएगा। फिर आपके मान लो साइन सी ज्ञात करना है, तो साइन सी के लिए इसका सूत्र होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान इसमें 24 है और कर्ण का मान कितना है 25 है। इसी प्रकार से आपको साइन ए ज्ञात करना है, साइन ए। तो साइन ए के लिए वही लंब और कर्ण ही रहेंगे, लेकिन इसमें मान बदल जाएगा। ए के लिए ये जो लंब है वो आपके 7 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा आपके 24 हो जाएगा। तो लंब का मान कितना आएगा आपके 7 और कर्ण का मान 25 आएगा। तो ये साइन ए और साइन सी के लिए मान आपको इस प्रकार से निकालना है। अगला प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। इसमें आपको एच का मान ज्ञात करना है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये आपको जो अच्छी प्रकार से मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा। सिद्ध करने वाले जितने भी सवाल है उनको अलग वीडियो में समझा देंगे। अगला सवाल है फिर ये 12वां कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लघु वृत्तखंड का ज्ञात करेंगे, फिर पूरे का ज्ञात करके उसमें से हम जो दीर्घ है उसको उसका मान ज्ञात करने के लिए पूरे में से लघु को घटाएंगे तो दीर्घ का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो आर कितना है, आर बराबर इसमें 12 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है इसमें। तो आर और थीटा दोनों सूत्र में लिख के इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए आर का मान 12 लिखेंगे और थीटा का मान 60 लिखेंगे। तो थीटा की जगह हम मान लिखेंगे 60 डिग्री। तो 60/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान इसमें 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आर का मान क्या है 12 का स्क्वायर और बटे में 2 इंटू साइन 60। यहाँ पर हम 6 के पार से ये 36 कट जाएंगे 6 बार, ठीक है, 0 0 कट गया। और फिर हम क्या मान लिखेंगे इसमें, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे 2 के पार से यहाँ पे 6 कटेंगे 3 बार और 22 कटेंगे 11 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 11/3 इंटू 144 माइनस 144/2 और गुणा में कितना आएगा साइन 60 का मान जो आएगा आपके √3/2। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा आपके ये 144 यहाँ से कॉमन आ जाएंगे, 144 कॉमन आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 11/3 माइनस √3/4 ये कॉमन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम इनको लघुत्तम लेके हल करेंगे। तो ये तो आएगा आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर आपको दीर्घ का ज्ञात करना है, तो फिर पूरे के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से लघु वाला माइनस कर देंगे तो ये दीर्घ का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। अगला सवाल है फिर आपके ये 13वां कि एक दीवार की लंबाई 5 मीटर लंबी है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 × 10 × 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे और ईंट का भी आयतन ज्ञात करेंगे। दीवार के आयतन में इस ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। तो सबसे पहले इनकी जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाले भी या तो सेंटीमीटर में हो या फिर ये जो ऊपर मीटर में दे रखे हैं तो इनको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें। तो मीटर वाले कम है और सेंटीमीटर वाले ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे इस मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम पहले सेंटीमीटर में लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम दीवार का आयतन ज्ञात करेंगे। तो दीवार की लंबाई 5 मीटर यानी कि 500 सेमी, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर। फिर यहाँ लिखेंगे हम दीवार का आयतन। दीवार घनाभ की जैसी है तो दीवार का जो आयतन है वो घनाभ के आयतन के बराबर आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? लंबाई है अपने 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? वो है हमारे 300 सेंटीमीटर। तो ये तो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। हम अभी इसको गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें काटना पड़ेगा। फिर हम इसमें एक ईंट का आयतन ज्ञात करेंगे। एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन ज्ञात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वही सूत्र से हम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो दे रखी गुणा में, फिर इनके हमको केवल मान लिखने। लंबाई 20, 10 और 7.5। तो 20 इंटू 10 इंटू 7.5, 20 इंटू 10 इंटू 7.5। फिर हमें ज्ञात करना है ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी हो तो अब हम क्या करेंगे? दीवार के आयतन में इस एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। यहाँ पे इनके मान लिख लेंगे। तो दीवार का आयतन कितना आया? वो आपके 500, लंबाई है 500, चौड़ाई है 30 और ऊंचाई है 300। और एक ईंट की कितनी है? 20 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपके एक जीरो और लग जाएगा, तो 300 कर देंगे। 30 को 300 कर दिया। फिर इसके जीरो हम हटा देते हैं यहाँ से। इसके 2 और 1 के जीरो से, 20 और 10 के जीरो से 500 के दोनों जीरो हट गए। फिर हमें यहाँ पे संख्या दिख रही है तो यहाँ पे हम इनको काट देंगे। तो 2 के पार से ये 2 एक बार कटेगा और 100 ये जो 300 है वो 150 बार कटेगा। 75 के हिसाब से एक बार कटेगा और ये आपके 2 बार कटेगा। फिर इनको हम गुणा करेंगे 5 दूनी 10 इंटू 300। तो 300 को 10 से गुणा करेंगे तो 3000 ईंटें इसका उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा आपके? 3000 ईंटें। अगला प्रश्न है फिर आपके ये, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले इस आड़ी सारणी को खड़ी सारणी के रूप में बदलेंगे, फिर इसका CF ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसकी खड़ी सारणी बना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इस खड़ी सारणी को हमने आड़ी सारणी को खड़ी सारणी में बदल दिया। अब यहाँ पे जो CF है वो ज्ञात करेंगे। तो CF कैसे ज्ञात करते हैं? F का F लिखेंगे। पहला तो वैसे वैसे आएगा 6 के 6, फिर 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। फिर 26 में जोड़ेंगे 24 तो ये हो जाएगा आपके 50। 50 में जोड़ेंगे फिर आपके 28 तो ये कितने हो जाएंगे? 78। 78 में जोड़ेंगे 15 तो 8 और 5 13 के 3 हासिल के 1 8 और 1 9 93। 93 में जोड़ेंगे 4 तो ये आएगा आपके 97। 97 में जोड़ेंगे 2 तो ये आएगा आपके 99। 99 में जोड़ेंगे 1 तो ये आपके आएगा 100। ये जो 100 आया यहाँ पे ये इस F की जोड़ होती हैं। तो सिग्मा F बराबर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 100। सिग्मा F को हम N भी लिखते हैं। तो N का मान कितना है? 100। तो हम करेंगे यहाँ पे N बटा 2। इनकी क्या लिखेंगे? 100 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा आपके? 50। फिर वो आपको लाइन लिखनी है 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता यानी कि CF, संचय बारंबारता CF कितनी है यहाँ पे? 50 से ठीक बड़ी, 50 या 50 से ठीक बड़ी, 50 या 50 से ठीक बड़ी। तो 50 के बराबर में क्या आ रहा है? यहाँ पे 50 दिखाई दे रहे हैं। 50 नहीं हो तो फिर हम इससे बड़ी लेते हैं। तो 50 या 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 50 से दे रखी है। तो इसके संगत जो X है वो कितना है? 50 के संगत, 50 के संगत X का मान कितना है? 50 के संगत X का मान आपके 28 है। तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा? माध्यक बराबर 28। ऐसे इसका आंसर आपको निकाल लेना है। मान लो ये वाले 50 यहाँ पे आए और यहाँ पे नहीं होते तो फिर इससे बड़ी संख्या यहाँ पे 78 लेते हैं। यहाँ पर मान लो 49 होते हैं 50 की जगह पे, तो हम यहाँ पे 78 लेते हैं और इसके उत्तर 29 होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको
ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे वाली संख्या इसमें अंदर दिखाई दे तो वही लेनी है, नहीं हो तो फिर उससे बड़ी वाली लेनी है। अगला प्रश्न फिर आपके, ये दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के पासों में समान अंक प्राप्त होंगे। तो पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि कुल कितने परिणाम होंगे। तो कुल परिणाम तो हो जाएंगे 6 × 6 = 36। दो पासे एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम 36 आएंगे। अब दोनों पासों पर समान अंक आने के अनुकूल परिणाम, तो फर्स्ट वाले के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे आपका एक तो 1 1, फिर आपका आएगा 2 2, फिर आएगा 3 3, फिर आएगा 4 4, फिर 5 5, क्योंकि दोनों पे सेम चाहिए, और फिर चाहिए 6 6। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसमें 6। यहाँ लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम, दोनों पासों पर समान अंक होने के अनुकूल परिणाम, वो कितने हमारे पास में 6 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी आपके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सूत्र लिखेंगे और बटे में इसका मान लिखेंगे। तो 6/36 यानी कि 1/6 इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ऐसे आपको यहाँ पे दोनों पासों पर अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे जिनका योग 7 आ रहा है। तो ऐसी संख्या एक तो आपके 1 और 6 है, फिर आपके 2 और 5 हैं, फिर 3 और 4 हैं, फिर 4 और 3 हैं, और 5 और 2 हैं, 6 और 1 है। इसके भी अनुकूल परिणाम कितने 6 ही है, और कुल प्रायिकता कितनी है, कुल परिणाम कितने 36 है। तो प्रायिकता बराबर सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी कि 6/36। वही उत्तर सेम आपके 1/6 इसका आंसर होगा। फिर आपके खंड स में यानी कि सेक्शन सी में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 16 से लगा के 19 तक, 16 17 18 और 19, ठीक है। यानी कि तो 4 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के पूछे जाएंगे, और इन खंड स में आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 2 में से आपको एक करना है। तो ये भी आपके अच्छा ऑप्शन इस बार। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके जैसे समांतर माध्य ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से, एक तो ये पूछा गया है, और एक इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य और माध्य दोनों में से माध्यक दोनों में से कोई एक करना है। तो मैं भी आपको इस वीडियो में ये माध्यक निकालना सिखा रहा हूँ। कल्पित माध्य विधि मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा। तो पहले हम इसमें माध्यक ज्ञात करना सीख लेते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको जो सारणी बना रखी है आड़ी, उसको खड़ी बनाएंगे और CF ज्ञात करेंगे। तो CF वैसे वैसे लिखेंगे, 3 के 3 ही आएंगे यहाँ पे। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, और 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा, 37 में 3 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। ये जो 40 आया यहाँ पे, वो 40 हमारा ये सिग्मा F होता है, यानी कि F की जोड़ कितनी होती है, वो 40 से है। तो वो F को हम सिग्मा F को N भी लिखते हैं। तो यहाँ करेंगे हम N/2, N/2 बराबर कितना हो जाएगा, 40/2 बराबर कितना आएगा, 20। फिर वो आपको एक लाइन लिखनी है कि 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है, 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी, 26 है, 26 है। जिसके संगत वर्ग क्या दे रखा है, 26 के संगत जो वर्ग हैं वो आपके 55 से 60 हैं, 55 से 60। अतः जो माध्यक वर्ग है वो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 55 से 60। अब ये जो 55 से 60 है वो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे इस प्रकार से, और इसमें आपके जो माध्यक का सूत्र है वो लगेगा, और उसके लिए हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं। माध्यक का जो सूत्र है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पे माध्यक ये होता है M = L + N/2 - C अपॉन में F और गुणा में H। इन सभी के हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं। तो देखो L का मान कितना आएगा, L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये कितना दे रखा है आपको, 55 दे रखा है, यहाँ पे ये 55 है। ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। N/2 कितना है, तो N/2 जो है वो आपके 40 का आधा कितना हो जाएगा,
20 हो जाएगा। CF यानी कि इससे ठीक ऊपर की संचय बारंबारता कितना है, 18 है। तो CF तो हो जाएगा अपने 18 और F कितना आएगा आपके 8। माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये जो मान होता है वो F होता है। और H कितना है, इन दोनों का अंतर इसमें है 5। तो हम इसमें इन सभी के मान लिख लेते हैं। मान लिखेंगे, L का मान आएगा आपके 55 प्लस N का मान कितना है, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20। ठीक है, तो 20 माइनस CF कितना है 18 और बटे में F कितना है 8 इंटू H का मान 5। तो 55 प्लस 20 में से 18 गए तो 2 इंटू 5 और बटे में 4। 2 के पारे से 2 एक बार कटेगा और 8 के 4 कटेंगे 2 बार। तो यहाँ पर मान बचेगा आपके 55 प्लस 5 बटे 2। 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा। तो 55 प्लस 2.5 तो 56-57.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका जो माध्यक है वो ज्ञात कर लेना है। फिर आपके अगला क्वेश्चन है ये 17वां क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक चलेगी, आपके 100 तक चलेगी। इसमें आपके पहला पद और ये अंतिम पद है an, इसको हम l भी लिखते हैं और n बराबर कितना है 100 है। तो ये सभी आपके दे रखा है, पहला पद 1 के, an बराबर आपके 100 है और nवा पद भी 100 दे रखा है, n की लास्ट वाला पद 100 है और n का मान भी इसमें 100 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है n पदों का योगफल। तो Sn वाला सूत्र लगेगा और डायरेक्ट इसको हम सोल्व करेंगे। तो a बराबर कितना आएगा, जैसे गिनती प्रथम 100 प्राकृत संख्या ये लिखेंगे, कहाँ तक चलेगी, ये 100 तक चलेगी। तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 और an या l बराबर कितना लास्ट पद इसमें 100 और n बराबर भी कितना है 100 पदों की जोड़ करनी। तो Sn बराबर सूत्र लगेगा इसमें, Sn बराबर n पदों का योगफल, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। ये सूत्र इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में n, a और l तीनों के मान है। तो s 100 लिखेंगे n की जगह पे, तो 100 बटा 2 आ जाएगा और कोष्टक में पहला पद 1 है और दूसरा पद ये अंतिम पद कितना है 100 है। तो 2 के पारे से 100 को काट देंगे 50 बार। तो 50 इंटू 101, 101 को 50 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 50-50 आ जाएगा। तो प्रथम 100 पदों की जोड़ कितनी आई, 50-50। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। प्रथम s यानी कि प्रथम 100 पदों की जो जोड़ है वो आपके 5050 इसका आंसर है। या फिर इसका अथवा वाला सवाल भी अच्छा है, ये प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है और योगफल दे रखा है 36। आपको इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कितना दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है इसमें 1 और अंतिम पद कितना है an, यानी कि l बराबर कितना दे रखा है, l बराबर दे रखा है आपको 11 और Sn जो जोड़ है वो दे रखी 36 और n का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगेगा n पदों का योगफल Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2 यानी कि a प्लस l। Sn की जगह लिखेंगे 36 बराबर n बटा 2 कोष्टक पहला पद 1 और अंतिम पद कितना है ये 11। यहाँ पे इसको हम पक्षांतरण करेंगे, 36 इंटू 2 बराबर n इंटू 12 के इधर भाग दे देंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 36 इंटू 2 बटे 12 के पार से ये 36 कटेंगे 3 बार, 12×3=36। तो n का जो मान है वो कितना आएगा आपके 3 इंटू 2 बराबर n बराबर 3×6। तो ऐसे आपको इसका जो n का मान ज्ञात करना है। अगला सवाल फिर आपके 18वां, ये बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभुजित करने वाले जो बिंदु हैं उनके आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो दो बिंदुओं को समत्रिभुजित करने वाले दो बिंदु होते हैं और दोनों बिंदुओं के आपको निर्देशांक इसमें ज्ञात करना है। तो ये दो बिंदु हैं P और Q, इनको समत्रिभुजित करने वाले बीच में कोई दो बिंदु होंगे, एक का नाम A दे देते हैं, दूसरे का नाम B दे देते हैं। अब यहाँ पे A जो बिंदु है वो A बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसको 1:2 में विभाजित करेगा। तो A का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, A के लिए अनुपात क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बिंदु B के लिए क्या हो जाएगा, बिंदु B के लिए इसका उल्टा अनुपात होगा 2:1। तो पहले हम इसमें बिंदु A के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो विभाजन सूत्र लगेगा इसमें, विभाजन सूत्र
वो होता है ए एक्स कोमा वाई बराबर, ये आ जाएगा आपके m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टे में क्या आएगा m1 प्लस m2। इधर आएगा आपके m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे में m1 प्लस m2। इन सभी के मान लिख लेंगे यहाँ पे। ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, x1 और y1, ये x2 और y2, और ये जो अनुपात है वो m1 अनुपात m2 है। मान लिख लो सभी के इनके। तो a x कोमा y बराबर m1 का मान कितना है, m1 का मान है इसमें 1 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 है इसमें 2 और x1 कितना है -3, बटे में आएगा आपके 2 प्लस 1 प्लस 2। फिर इधर आपके y का मान लिखेंगे। तो m1 का मान 1 इंटू y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 2 इंटू y1 का मान 4 बटे 1 प्लस 2। इनको हम यहाँ पे हल करेंगे तो यह आएगा आपके 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 और बटे में कितना आ जाएगा 1 और 2 3। इसी प्रकार से इधर हल करेंगे तो 5 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा आपके -2 बटे 3 और 8 और 5 13 बटे 3। तो ये तो आंसर है आपके ए का। इसी प्रकार से आपको बिंदु बी के लिए ज्ञात करना है तो m1 और m2 के मान आपको चेंज कर देना है। तो वापस इस सवाल को हल करेंगे। बिंदु बी के लिए m1 और m2 का मान 2:1 लेंगे, यही सूत्र लगाएंगे और यहाँ पे a की जगह पे b हो जाएगा। तो बी एक्स कोमा वाई बराबर m1 का मान कितना है 2 इंटू x2 का मान 4 ही है और m2 कितना है m2 हमारा 1 हो जाएगा और x1 वापस -3 है और बट्टे में 1 प्लस 2 की जगह 2 प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी आपके ये 2 आ जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 3, इधर आएगा आपके 5 दूनी 10 प्लस 4 एकम 4। जब इनको हम हल करेंगे तो इधर आएगा आपके 8 में से 3 गए तो 5 बटे 3 और 10 और ये 4 14 बटे 3। तो इस प्रकार से आपको इस बी बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात कर लेने। ए और बी दोनों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हम आपके अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में आपको सिद्ध करना है कि किसी भी वृत्त के परिगत जो समांतर वृत्त हैं वो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होता है। या सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो ये सिद्ध करने वाले मैं अगला वीडियो में आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है फिर आपके निम्नलिखित आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र लिखना पड़ेगा बहुलक का और उसमें आपके एल का और एफ का f0 f2 f1 इन सभी के मान लिखने पड़ेंगे। तो आइए इसको हम बहुलक को डायरेक्ट ही हल कर लेते हैं। इसमें आपको नई सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें आपको बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो बहुलक वर्ग के लिए ये हमारी बारंबारता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो बहुलक वर्ग में बारंबारता हमारी जो 61 है सबसे ज़्यादा, तो इसके संगत जो हमारा वर्ग है वो हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। सबसे अधिक बारंबारता 61 है जिसका संगत वर्ग 60 से 80 है, अतः बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुलक वर्ग है। अब आपको इसमें ये f1 हो जाएगा और इससे पहले ये हमारा f0 है और ये वाला f2 है। तो ये इन तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले f1 का जो मान है वो लिख लेते हैं। f1 का मान कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा और फिर f0 और f2 के मान भी लिख लेते हैं। तो f2 के मान कितना है 38, f0 का मान कितना है 52। तो यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ पे 52 और यहाँ पे आ जाएगा आपके 38। ये जो एल का मान है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो बहुलक वर्ग है इसकी निम्न सीमा 60 ये हमारा आंसर होगा। एच इनका अंतर कितना है वो लिखेंगे। फिर हमारा बहुलक का सूत्र आएगा ये बहुलक z बराबर L प्लस f1 माइनस f0 माइनस अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। इन सभी के हम यहाँ पे मान लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा L का मान कितना है 60 प्लस f1 कितना है 61 माइनस f0 कितना है 52
बटे में 2 इंटू 61 माइनस 52 और माइनस में 38। इनको गुणा करेंगे h का मान 20 से। जब हम इनको हल करेंगे तो सबसे पहले ये 60 के 60 ही आ जाएंगे, प्लस 61 में से 52 गए तो 9 बचेंगे और गुणा ये आपका 20 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 2 को 61 से गुणा करेंगे तो ये आपके 2 एकम 2, 2 छंग 12, माइनस ये दोनों गुणा जोड़ हो जाएंगे तो ये आएगा आपके 8 और 1 9 90। तो यहाँ पे इनको हम गुणा कर लेते हैं तो 60 प्लस 6 9 दूनी 18 180 और बटे में 122 में से हम यहाँ पे 90 को घटाएंगे तो 2 के 2 और 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे। फिर हम इनको यहाँ पे काट देंगे 4 के पार से, तो 4 के पार से काट देते हैं। यहाँ पे 60 के 60 प्लस 4 के पार से 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 4 आटी 32। 45 में भाग देंगे 8 का तो ये जाएगा आपके 5 आटी 40, 10.5 बचेंगे तो 50 हो जाएंगे। तो ये आएगा आपके 8 छंग 48, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 20 में भाग जाएगा 2 बार। तो 60 में 5.62 जोड़ेंगे तो ये आपके उत्तर आएगा आपके 65.62। तो इस प्रकार से आपको इसका हर क्वेश्चन है उससे हल कर लेना है। तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन का खंड द में आपके पहला यानी कि 20वां क्वेश्चन था। अब हम इसका दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। ये आपकी चौथी प्रश्नावली जो द्विघात समीकरण है उसका सवाल है। ये इस बार नया क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार यहाँ पे तीसरी प्रश्नावली का सवाल आता है, इस बार आपके चौथी प्रश्नावली का सवाल यहाँ पे आने वाला है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है, वो आपके 365 है। तो हम यहाँ पे पहले उन धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं। एक को x मान लेते हैं, दूसरा x+1 हो जाएगा क्योंकि दोनों क्रमागत हैं। तो एक x और दूसरा x+1 हो। तो ये हमने मान लिया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो x और x+1 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार दोनों जो पूर्णांक है उनके वर्गों का योग x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 365 दे रखा है। अब यहाँ पे इसको हम a+b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, इस x+1 के होल स्क्वायर को। तो यहाँ हम लिखेंगे इनको, ये x² प्लस 1 प्लस 2x और बराबर में 365। इन दोनों को जोड़ेंगे, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x² प्लस 2x और प्लस में 1 और माइनस में 365 बराबर 0। ये 365 एक में से घटेगा तो 364 रह जाएंगे। तो ये होगा आपके 2x² प्लस 2x और माइनस के 364 बराबर 0। अब फिर इसमें से हम कॉमन निकाल के इसको शॉर्ट बनाएंगे। तो ये आपके बचेगा, 2 का भाग दे देंगे तो x² प्लस x और माइनस के 1 8 और 2 बराबर में 0। अब आपको 182 को टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे प्लस का 1 आ जाए। तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं जैसे 10 और 11 को, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यहाँ पे 182 चाहिए, जैसे 11 12 को लेते हैं, 11 और 12 तो ये लास्ट में 2 आएगा। जैसे 12 13 को लेते हैं, 12 और 13 तो 2 3 6 आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। फिर 13 और 14 को लेते हैं तो ये 3 चौक 12 के 2 आ रहे हैं यहाँ पे। तो 12 के 2 हासिल का 1 5, फिर 13 तो 1 8 2 182 आ रहे हैं। इसका मतलब एक आपके 13 और एक दूसरा 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिनको गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने पर प्लस का 1 आ जाए। तो माइनस के 13 और प्लस के 14 इसका उत्तर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके x² माइनस के 13x और प्लस के 14x और माइनस में 182 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे इसमें से x, तो x माइनस 13 बचेगा। यहाँ पर कॉमन निकालेंगे 14 तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ एक कोष्टक में बंद लिखेंगे x माइनस 13 और x प्लस 14
बराबर में 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 और दूसरा लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस के 13, x का मान माइनस के 14। हमें धनात्मक पूर्णांक लेने तो फिर हमारा उत्तर हमारा प्लस का 13 हो जाएगा। तो x बराबर तो 13 हो जाएंगे। दूसरा है x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 बराबर कितना आएगा आपके 14। तो वो दोनों संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो 13 और एक 14 हो जाएगी, जिनके वर्गों का योग करेंगे तो 365 आएगा और इनका वर्ग करके इनका योगफल देख भी सकते हैं। इसके अथवा में भी एक सवाल है, तो ये फिर हम बाद में देखेंगे। पहले इसका जो अगला सवाल है वो हम देखते हैं। तो इसमें आपको सिद्ध करना है, साइन कोस वाला प्रश्नावली का सवाल है ये। 8.4 में से एक सवाल यहाँ से फिक्स पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका जो अथवा वाला सवाल है इसको हम पहले सिद्ध करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये जो दे रखा है कि कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए, इसको लेके आना है। सबसे पहले इसमें हम ले लेंगे LHS। तो LHS क्या आ जाएगा इसमें, यह आएगा आपके कोस ए और बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे में आ जाएगा कोस ए। अब यहाँ पे सारे साइन कोस में बदले हुए, तो हम क्या करेंगे, इनको लघुत्तम लेके जोड़ करेंगे। तो इनकी LCM कितना आ जाएगा, LCM आएगा आपके दोनों अलग अलग, इनकी 1 प्लस साइन ए और इधर आएगा आपके कोस ए। जब 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो कोस ए बार भाग जाएगा। कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके कोस स्क्वायर ए प्लस, इसमें कोस का भाग दें तो कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो यह आएगा आपके कोस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर 1 प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में 2 साइन ए। इसी प्रकार से बट्टे में नीचे जो लघुत्तम है वो आ जाएंगे 1 प्लस साइन ए और कोस ए। दोनों में से हम इनको पास में लिखेंगे तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। तो यह आएगा आपके साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और बट्टे में क्या आएगा आपके 1 प्लस साइन ए और कोस ए। तो ये कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर इसका मान कितना हो जाएगा 1। जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा आपके 2 प्लस 2 साइन ए और बट्टे में 1 प्लस साइन ए और कोस ए। इसमें से 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा आपके 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या आएगा आपके 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, इधर बचेगा 2 और बटे में कोस ए। जब कोस ए 1 के बटे में हो तो उसको हम सेक लिख सकते हैं, तो 2 इंटू सेक ए इसका आंसर हो जाएगा और ये हमारा RHS है। तो ऐसे आपको हर सवाल को सिद्ध करना है। तो ये था आपके गणित का पेपर। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े तो वो आपको अलग वीडियो में मिल जाएंगे। ये लगभग 1 घंटे और 23 मिनट का वीडियो हो चुका है। आपको इसकी PDF ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 10वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना और अपने व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 00 69। इस पर भी मुझे आप अपनी जो समस्या है वो भेज सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना और ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं सभी विषय के। तो उन सभी के भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, तो आप वहाँ से ज़रूर से इसको डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना।